इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रंजीत स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हिंदी का लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है कक्षा 1 के लिए, जो एनसीए 2005 ने सुझाव दिए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो देखने से पहले आप वीडियो लेक्चर नंबर 2 देख लीजिएगा, तब तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल रंजीत स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो आज का लेक्चर है इसमें आपको इस लेक्चर से 3 से 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। छोटा लेक्चर है, आराम से देखिएगा, 2 से 3 बार देखिएगा, समझ में आएगा और आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, जो हिंदी शिक्षण में सीटेट चाहे सीटेट या केवीएस या एनवीएस में आपके क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 1 के लिए जो एनसीए 2005 का सुझाव था उसके बारे में चल रहा है। ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 2 देख लीजिएगा तो आसानी समझ में आएगा, क्योंकि स्टार्ट वहीं से हुआ है। तो आज का लेक्चर है बाल साहित्य। बाल साहित्य क्या होता है? इस पुस्तक में बाल साहित्य भरपूर मात्रा में दिया गया है। इस पुस्तक में मतलब रिमझिम में, जो हिंदी का आपका बुक का नाम है रिमझिम, तो इस पुस्तक में बाल साहित्य भरपूर मात्रा में दिया गया है ताकि बच्चों को पढ़ने लिखने के प्रति रुझान बढ़े। यह ज़रूरी है कि बच्चों के लिए चुनी गई कविताएं मज़ेदार हों और संगीत प्रधान हो, उनके ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को छूती हों। तो बाल साहित्य क्या होता है दोस्तों? बाल साहित्य का मतलब है, साहित्य से मतलब आप समझते होंगे, अब बाल लगा दिया है मतलब बाल साहित्य। ऐसा साहित्य जो बच्चों को आसानी से समझ में आए। चाहे आप देखें उनकी ज़िंदगी से मतलब जुड़ी हो। जैसे आप देखते हैं महाराणा प्रताप के घोड़े की कहानी, या आप देखते हैं झांसी की रानी की कहानी। ऐसी कहानियाँ क्या होती हैं, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा भाती हैं, उनको पसंद रहती हैं, उसमें रुचि दिखाते हैं। तो वही बोला गया है, इस पुस्तक में बाल साहित्य भरपूर मात्रा में दिया गया है ताकि बच्चों का पढ़ने लिखने के प्रति रुझान बढ़े। यह ज़रूरी है कि बच्चे के लिए चुनी गई कविताएं मज़ेदार हों और संगीत प्रधान हों, उनके ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को छूती हों। तो ऐसी कहानियाँ क्या होता है, महाराणा प्रताप जी के घोड़े या आप कहें झांसी की रानी, ऐसी कहानियाँ क्या होती है, बालकों को अलग अलग उनकी ज़िंदगी पहलुओं को छूती है, मतलब उनको आभास कराती है। आगे रचनाओं की भाषा बनावटी न हो, बल्कि बच्चों की अपनी भाषा से मिलती जुलती हो। जो भी आपका पाठ या आपका साहित्य है वो कैसा होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। अगर बनावटी होगा तो क्या होगा, बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए बोल रहा है रचनाओं की भाषा बनावटी न हो, बल्कि बच्चों की अपनी भाषा से मिलती जुलती हो। आगे चलते हैं। नोट 1, भाषा में अब जो मैंने ये बताया उसके बारे में क्या आपको ध्यान देने बात है, उसको नोट 1 में मैंने लिखा है। नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4 इसी हेडिंग से संबंधित है, क्या आपको ध्यान में रखना है। तो भाषा कृत्रिमता, कठोरता एवं बनावटीपन नहीं होना चाहिए। अभी मैंने बताया कि भाषा जो लैंग्वेज है आपका कृत्रिम या कठोर या बनावटीपन नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों की मिलती जुलती भाषा से होना चाहिए। दूसरा नोट है, कविता आनंददायक, तुकांतक तथा संगीत प्रधान होना चाहिए। ऐसा कविता होना चाहिए बच्चों को आनंद दे, तुकांतक हो और संगीत प्रधान होना चाहिए, बच्चों को पढ़ने में रुचि बढ़े और उनको आनंद प्रदान करे, ऐसा कविता कहानी होनी चाहिए। नोट 3 है, बाल साहित्य रिमझिम की पाठ्य पुस्तक में भरपूर मात्रा में, जिससे छात्रों का रुझान बढ़ सके। बाल साहित्य ऐसा साहित्य जो बच्चों को आसानी समझ में आए। तो ऐसा क्या है, बाल साहित्य जो है पाठ्य पुस्तक में क्या है, भरपूर मात्रा में दिया गया है। यही प्रश्न पूछता है कि रिमझिम की पाठ्य पुस्तक में बाल साहित्य भरपूर मात्रा में दिया गया है या नहीं। तो आप बताएं क्या है, दिया गया है, भरपूर मात्रा में दिया गया है, जिससे छात्रों का क्या हो, रुझान बढ़ सके। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, रेड कलर से लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है। नोट 4 है, कक्षा में बालकों को अपनी भाषा में बातचीत का अवसर दें। बच्चा अगर हिंदी में बात कर रहा है तो उसको हिंदी में बातचीत का अवसर दें। इंग्लिश बोल ले रहा है अगर बच्चा तो इंग्लिश में बात करने का अवसर दें। भोजपुरी बोल रहा है तो उसको भोजपुरी बोलने का अवसर दें। तमिल बोल रहा है तो उसको तमिल बोलने का अवसर दें। जो भी वो भाषा बोल रहा है उसका आप कक्षा में क्या करेंगे, उचित अवसर देंगे बोलने के लिए। ये था आपका बाल साहित्य। आगे चलते हैं, अगली हेडिंग है कविताएं तथा कहानियाँ। कविताएं तथा कहानियाँ के बारे में एनसीए ने क्या सुझाव दिए हैं उसके बारे में पढ़ना है। कविताओं की समान कहानियाँ भी बच्चों को भाती है। किताब में दी गई कहानियों की अतिरिक्त पारंपरिक कहानी जैसे पंचतंत्र की कहानी, जातक कथाएं, विक्रमादित्य की कहानियाँ इत्यादि के साथ भी अलग अलग देशों एवं छात्रों को लोक कथाएं बच्चों को सुनाएं।
तो क्या है, कविताओं के समान कहानियाँ भी बच्चों को क्या होती है, भाती है, उनको आनंद देती है। तो किताब में क्या गया है, किताब में जो भी कहानियाँ दिया गया है उसके अतिरिक्त भी आपको क्या करना है, जैसे पंचतंत्र की कहानी आती हैं, अलग अलग कहानी आती है, उसको बच्चों को सुनाएं, जातक कथा सुनाएं, विक्रमादित्य की कहानियाँ सुनाएं। इससे क्या होगा, बच्चों में क्या होगा, आनंद मिलेगा और उनके क्या होगा, सीखने की इच्छा भी बढ़ेगी। आगे है, कहानियाँ सुनते समय बच्चे अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या होगा। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। पूछता है कहानियाँ बच्चों को सुनाने का क्या उद्देश्य होता है, तो 4 ऑप्शन बना देगा, उसमें से एक ऑप्शन आपका दिया रहेगा कि बच्चे अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या होगा। जैसे आप लोग भी देखते होंगे या कोई कहानी सुनते होंगे या कोई मूवी देखते होंगे, कहानी उसमें रहता है तो आप तुरंत अनुमान लगाते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। तो वही पूछता है कि कहानी सुनाते समय बच्चे क्या अनुमान लगाते हैं, क्या अनुमान लगाते हैं, तो वो अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या होगा। अनुमान का सही होना बच्चों को आनंदित तो करता ही है, उनका विश्वास बढ़ता है। अगर बच्चा अनुमान लगा लेगा कि कहानी में आगे क्या होगा, तो उससे क्या होगा, उसको आनंद महसूस होता है और उसका विश्वास भी बढ़ने लगता है। उसको लगता है कि हाँ मैं सीख रहा हूँ और उसको आनंद मिलता है। अगर वो जो सोच रहा है कहानी, अगर वो आगे की सोच रहा है, उसको अनुमान सही हो जाता है तो क्या होता है, आनंददायक होता है। नेक्स्ट आगे नोट 1, अब इसके बारे में क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में है। नोट 1, कहानी नैतिकता से युक्त होनी चाहिए। कोई भी कहानी सुनाए उसमें मोरल या नैतिक चीज़ें क्या है, बच्चों को उसको बताना चाहिए। इस कहानी का मूल उद्देश्य यह है, इससे क्या सीखने को मिल रहा है। तो कहानी क्या है, नैतिकता से युक्त होना चाहिए। दूसरा नोट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पंचतंत्र, जातक कथाएं, पारंपरिक राजा रानियों की कहानियाँ उनके जीवन अनुभव से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। जो भी आप कहानी सुना रहे हैं, चाहे पंचतंत्र हो, चाहे जातक कथाएं हो, चाहे विक्रमादित्य की कहानी हो, चाहे राजा रानी की कहानी हो, उनको क्या करें, जीवन अनुभव से जोड़ दें। जो अपने जीवन में बच्चे महसूस करते आ रहे हैं, जहाँ जिस क्षेत्र से आ रहे हैं उस क्षेत्र से क्या है, बच्चों को जोड़ कर पढ़ाएं तो ज़्यादा सीखेंगे। अगला है नोट 3, कहानी बच्चों में अनुमान का विकास करती है। वो अभी मैंने ऊपर बताया, अगर कहानी में क्या होता है, बच्चे पूछता है कहानी में बच्चे क्या अनुमान लगाते हैं। कहानी में बच्चे अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अगर उनका अनुमान सही हो जाता है तो क्या होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। वही बोला गया है, कहानी बच्चों में अनुमान का विकास करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कहानी बच्चों को आनंदित करती है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को कहानी के अनुसार पढ़ाएंगे तो क्या होगा, उनको आनंद मिलेगा। तो ये था आपका कविता था कहानियाँ से संबंधित पॉइंट। आगे चलते हैं खेल। अब खेल से क्या संबंधित आपका एनसीईआरटी ने सुझाव दिया है, उसके बारे में पढ़ना है। खेल, तो खेल हमारी संस्कृति के अंग है। किताब की शुरुआत में दिया गया खेल गीत हरा समंदर गोपी चंदर बच्चों से गाकर इसे खेलने के लिए कहेंगे। खेल के दौरान बच्चे भाषा का इस्तेमाल करते हैं। खेल समय की बर्बादी नहीं बल्कि भाषा का विस्तार देते हैं। तो खेल क्या है, हमारी संस्कृति का अंग है। बच्चा खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाता है। इसमें दिया गया, किताब की शुरुआत में दिया गया है दोस्तों, किताब की शुरुआत में एक दिया गया चैप्टर हरा समंदर गोपी चंदर। तो क्या है, इस चैप्टर को खेल खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। तो यही बोला गया है कि हरा समंदर गोपी चंदर बच्चों से गाकर इसे खेलने के लिए कहेंगे। तो क्या है, खेल खेल में क्या होता है, बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। खेल के दौरान बच्चे भाषा का इस्तेमाल करते हैं। खेल समय की बर्बादी नहीं बल्कि भाषा का विस्तार देते हैं। जैसे बहुत से लोग का ये सोच है कि बच्चे खेलते हैं तो बहुत टाइम बर्बाद करते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, बच्चे अगर एक दो घंटे खेल रहे हैं तो उससे बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे, उससे उनका समय बर्बाद नहीं होगा। खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाता है। जैसे हम बताएं, बच्चे क्या है, क्रिकेट खेलते हैं गाँव में, तो क्या करते हैं, वो जानते हैं कि बैटिंग ऐसे करना है, बॉलिंग ऐसे करना है, कितने प्लेयर रहते हैं, कहाँ प्लेयर रहते हैं, कौन विकेट कीपिंग करता है, एक ओवर में कितने गेंद होती है। तो ये सब क्या है, बच्चे सीख जाते हैं अपने आप। उनको बताना नहीं पड़ता है कि आप घर में बैठाएंगे कि ऐसे खेलना है वैसे खेलना है, एक ओवर में कितने गेंद होती है। तो बच्चे क्या है, खेल खेल में सब कुछ सीख जाते हैं। तो वही बोल रहा है, खेल समय की बर्बादी नहीं बल्कि भाषा का विस्तार देते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ये पूछता है खेल समय की बर्बादी, अगर विकल्प में आ जाएगा तो बहुत से लोग उसको सही कर देंगे कि खेल क्या है, बर्बादी का समय है, लेकिन ऐसा नहीं है। खेल समय की बर्बादी नहीं बल्कि भाषा का विस्तार है। अब इसमें क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं। नोट 1, खेल भाषा विकास के लिए सहायक है। अभी मैंने बताया खेल से क्या, समय बर्बादी नहीं बल्कि भाषा विकास के लिए सहायक है। नोट 2 है, खेल शारीरिक और मानसिक तकड़ा के लिए आवश्यक है। खेलने से क्या होगा, बच्चे का शारीरिक विकास भी बढ़ेगा और मानसिक विकास भी बढ़ेगा। इसलिए क्या है, खेल शारीरिक और मानसिक तकड़ा के लिए आवश्यक है। नोट 3, खेल में भाषा सार्थक एवं स्वाभाविक होती है। खेल में बच्चा अपने आप भाषा का इस्तेमाल करता है और जो भी स्वाभाविक भाषा होता है वो बोलता है।
तो दोस्तों ये था खेल से संबंधित पॉइंट, इसको आप देख लेंगे, ये भी पूछता है। नेक्स्ट टॉपिक है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या चीज़ है, अब इसके बारे में पढ़ना है। बहुभाषिकता, एनसीएफ 2005 बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में प्रयोग करने की संस्तुति करता है। संस्तुति मतलब प्रोत्साहन करता है या प्रोत्साहन करता है। विद्यालय में बच्चों को घर के बोली बोलने के प्रचुर अवसर दें। तो बहुभाषिकता मतलब क्या है, बहुत सी भाषाएं बोला जाए तो उसको क्या कहते हैं, बहुभाषिकता। तो ये एनसीएफ 2005 जो है बहुभाषा को क्या करता है, संसाधन के रूप में देखता है। भाषा क्या है आपका, संसाधन के रूप में देखता है। विद्यालय में बच्चों को घर पे बोली जाने वाली बोली के प्रचुर अवसर दें। बच्चा अगर घर पे जो बोली बोल रहा है उसको विद्यालय में बोलने के लिए क्या करें, अवसर दें। कक्षा में भी पाठों में आए स्थानीय क्षेत्रीय भाषा के शब्दों की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षित करें। बालक के जीवन से जुड़ी शब्दावली तथा दैनिक जीवन से जुड़ी शब्दावली पर बच्चों से बातचीत करें। यह शब्द भंडार की वृद्धि में सहायक होगा। कक्षा में आए विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी आपके कक्षा में आ रहा है, जिस स्थान से आ रहा है, उस वहाँ के स्थान पर कौन सी भाषा बोली जाती है, उससे कौन से जुड़ा शब्द है, उसको क्या करेंगे आप, उसके दैनिक जीवन से जुड़ी शब्द को या दैनिक जीवन से जुड़ी भाषा को क्या करेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे। और इससे क्या होगा, बच्चों के शब्द भंडार मतलब जिसको बोलते हैं डिक्शनरी या बोलते हैं शब्द भंडार की क्या होगा, वृद्धि होगा। जो भाषा बोल रहे हैं अगर उसमें बातचीत करेंगे तो उनकी शब्द भंडार क्या होगा, वृद्धि होगा। अब इसमें क्या है, ध्यान देने योग्य बातें हैं बहुभाषिकता में। नोट 1, भाषा साधन या साधन है। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चारों में से तो एक प्रश्न आना ही आना है, हर बार आता है। तो भाषा क्या है, संसाधन या साधन है। 4 ऑप्शन बना देगा। भाषा क्या है, संसाधन है, एकमात्र संसाधन है। भाषा क्या है, उपागम है। उपागम भी सही है आपका, लेकिन ये रहेगा संसाधन या साधन तो सही। अगर एकमात्र लग जाएगा तो एकमात्र गलत हो जाएगा। भाषा क्या है, संसाधन या साधन है। ये पॉइंट है आपका। नोट 2 देखिए, रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। रोज़मर्रा मतलब जो चीज़ें रोज़ बालक के जीवन में घटित हो रही है उससे जुड़ी जो भाषा होती है क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भाषा परिस्थितिबद्ध तथा परिवर्तनशील होती है। प्रश्न पूछता है भाषा कैसे प्रयोग की जाती है, तो स्थिति के अनुसार और परिस्थितिबद्ध के अनुसार क्या है, भाषा प्रयोग की जाती है। भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। यहाँ पर मैं हिंदी बोल रहा हूँ, कहीं कहीं इंग्लिश बोली जाती है, कहीं कहीं क्या है, तमिल बोली जाती है। तो वही क्या है, भाषा परिस्थितिबद्ध परिवर्तनशील होती है। नोट 4, अभिव्यक्ति तथा आपसी संवाद भाषा विकास में सहायक होते हैं। अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है, अपने आप को प्रकट करना। आपसी संवाद मतलब बातचीत करना। आपसी संवाद मतलब मत समझिएगा झगड़ा करना। आपसी संवाद मतलब कम्युनिकेशन करना। आप अपने आप में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आपसी संवाद से क्या भाषा विकास में सहायक होते हैं। अगला पॉइंट है कलाएं एवं लोक कलाएं। अब कलाएं और लोक कलाएं क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो रिमझिम कलाओं एवं लोक कलाओं से रची बसी है हमारी संस्कृति। किताब में कला संबंधी अनेक गतिविधियाँ, नाटक, संगीत, कला में बच्चों का रस या आनंद तो मिलता ही है, इनसे बच्चों की भाषा भी समृद्ध होती है। अब कला और लोक कला से क्या होता है, कला आपके किताब में जो भी कलाएं, जो भी क्षेत्र से कलाएं दिया जाता है उससे क्या होता है, बच्चे सीखते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों की भाषा में वृद्धि होती है। आगे है लोक जीवन में पहले से स्थापित लोक कलाओं को भी किताब में स्थान दिया गया है। जो भी पहले से आपकी संस्कृति है या लोक कला है उसको क्या किया गया, किताब में स्थान दिया गया है। किताब में कुछ चित्र, जैसे किताब में क्या क्या दिया था, मैं उसको कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। किताब में कुछ चित्र, मधुबनी बिहार, मधुबनी कहाँ की कला है, बिहार का है। वर्ली कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। पटचित्र कहाँ का है, उड़ीसा का है। पटवा कला कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। कलमकारी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। गोदी बिट्टी कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। ये सब क्या है, कलाएँ हैं जो क्या है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग कलाएँ, वहाँ की संस्कृति क्या है, फेमस है। तो वो सभी आपकी किताब में क्या हुआ है, दिया गया है। इसको क्या बच्चों से परिचित आपको कराना है लोक कलाएँ से। जिस आपका उत्तर प्रदेश का लोक कला क्या है, महाराष्ट्र का क्या है, बिहार का क्या है, ये सब लोक कलाएँ बच्चों को बताएंगे। आगे है इनकी और लिखा गया है, इनकी ओर बच्चों का ध्यान आकर्षित करने और अपने इलाके की लोक कला शैली के कलाकारों को स्कूल में आमंत्रित करके उनसे कुछ सीखने का बच्चों को मौका दें। अगर कोई आपके क्षेत्र में लोक कला शैली का कलाकार है जो उसको अच्छे से अपने संस्कृति का क्या है,
अभिनय या कलाकार अभिव्यक्त करने का उसको अभ्यास है, तो उसको क्या करेंगे आप स्कूल में उसको आमंत्रित करेंगे। जो भी आपके कलाकार क्षेत्र में है, लोक कला या संस्कृति से, उसको आप अपने स्कूल में आमंत्रित करेंगे। उससे क्या होगा, बच्चा सीखेगा। वही बोला गया है, लोक कला शैली के कलाकारों को स्कूल में आमंत्रित करके उनसे कुछ सीखने का बच्चों को मौका दें। अगर लोक कलाकार आपके विद्यालय या स्कूल में आ रहा है, बच्चों के सामने उस संस्कृति के बारे में बताएगा, तो वो ज़्यादा कुछ सीखेंगे। आगे इसमें क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं। नोट 1, लोक कला के रंगतें पाठ्य पुस्तकें बहुआयत मात्रा में अनेक क्रियाकलाप हैं। लोक कला से जितने भी संबंधित क्रियाकलाप हैं आपके पाठ्य पुस्तक में बहुत से मात्रा में दिए गए हैं। नोट 2, कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस और कला की पाठ्य पुस्तक नहीं है, जिसे गणित और भाषा के माध्यम से संपादित किया गया है। दोस्तों, कक्षा 1 और कक्षा 2 में ना तो ईवीएस है, ना तो कोई कला का पुस्तक है। इसको कैसे पढ़ाना है, इस पॉइंट को मैंने ईवीएस के लेक्चर में मैंने बताया हुआ है कि ईवीएस और कला की कक्षा 1 और कक्षा 2 में पुस्तक नहीं चलती है। इसको गणित और भाषा के माध्यम से बताया जाना है या संपादित करना है। दोस्तों, ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन या कला आपके कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक विद्यालय में नहीं चला जाता है, बल्कि उसको संचालित करने के लिए गणित और भाषा के माध्यम से बात कही गई है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। आगे है नोट 3, प्राथमिक स्तर पर बालक कला के प्रति संवेदनशील होते हैं। प्राथमिक स्तर के बालक क्या होते हैं, लोक कला के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। नोट 4, लोक कलाओं को पाठ्य पुस्तक के अलावा बाहरी दुनिया में भी संसाधन के रूप में देखा गया है। हर क्षेत्र का या हर प्रदेश का जो भी लोक कला है इस दुनिया में या पाठ्य पुस्तक में क्या है, एक संसाधन के रूप में देखा गया है। आगे चलते हैं। चित्र से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। अब चित्र के बारे में एनसीएफ का क्या सुझाव है, उसके बारे में पढ़ना है। तो चित्र शब्द भंडार की वृद्धि, कल्पना, तर्क, कौशल और अभिव्यक्ति के रूप में सहायक होते हैं। चित्र से क्या होता है, आप कोई भी चित्र देखते हैं उसके बारे में कल्पना करने लगते हैं, तर्क करने लगते हैं और अपने अभिव्यक्ति, अपने विचारों क्या करते हैं, प्रकट करने लगते हैं। तो वही बोल रहा है, चित्र क्या है, वृद्धि, कल्पना, तर्क और अभिव्यक्ति के रूप में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। आगे है, भाषा सीखने की प्रक्रिया में चित्रों का विशेष भूमिका होता है। चित्र बनाना बच्चों के लिए लिखने, सीखने और समझने का एक शुरुआती दौर है। चित्र से क्या होता है, बच्चे लिखना, पढ़ना सीख जाते हैं और उससे चित्र, अगर आप मोर का चित्र बनाकर दिखाकर उनको समझाएंगे तो क्या है, बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। तो वही बोल रहा है, चित्र क्या है, बच्चों को लिखने और सोचने का, समझने का एक शुरुआती दौर है। चित्र से जुड़े सवालों के जरिए बच्चे में चीज़ों को बारीकी से देखने, उन पर विस्तृत प्रक्रिया देने की आदत विकसित होती है। चित्रों से बधी इस किताब में बच्चों को चित्र बनाने के कई मौके मिले ताकि उनसे लेखन और चित्रकारी में भी सुधार आ सके। आगे चलते हैं। ये चित्र से संबंधित पॉइंट था। तो पूछता है, चित्र का पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का क्या उद्देश्य होता है। तो 4 ऑप्शन बना देगा कि पुस्तक रंगीन, पुस्तक को आकर्षित करने के लिए, पुस्तक को रंगीन करने के लिए, पुस्तक भरने के लिए। चौथा ऑप्शन कर देगा कल्पना या तर्क के लिए। तो आपका क्या हो जाएगा सही, कल्पना और तर्क के लिए चित्र दिए जाते हैं। ये नहीं कि आकर्षक और रंगीन बनाने के लिए चित्र दिए जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, एनसीएफ 2005 शिक्षण के संदर्भ में समग्रतावादी दृष्टिकोण को अपनाने के लिए सिफारिश करता है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में क्या है, समग्रतावादी दृष्टिकोण, मतलब सभी दृष्टि, मतलब शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और क्या है, जो भी आपका दृष्टि है, सभी को अपनाने के लिए क्या करता है, सिफारिश करता है। एनसीएफ 2005 भाषा शिक्षण के संदर्भ में समग्रतावादी दृष्टिकोण को अपनाने के लिए सिफारिश करता है। दोस्तों, शिक्षण में समग्रतावादी दृष्टिकोण से क्या मतलब, समग्रतावादी दृष्टिकोण से मतलब है आपका शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष और भी बौद्धिक पक्ष, इन सबको अपनाने के लिए क्या करता है, एनसीएफ सिफारिश करता है। इसलिए रिमझिम में लेखन कौशल अलग से न लेकर विभिन्न भाषाओं कौशलों के अभिन्न कौशल के रूप में लिया गया है। लेखन कौशल को कहीं अलग से नहीं लिया गया। जो आपका शिक्षण है, चाहे हिंदी का हो, चाहे बाल विकास का हो, चाहे मैथ का हो, इस सब में क्या है, वहीं में उसी में जोड़ा गया है, अलग से नहीं लिया गया है। आगे है, लेखन की समान रूप से समझी जाने वाली गतिविधियों से पहले
बच्चों को स्वयं अभिव्यक्त करने के अनेक प्रकार की गतिविधियाँ दी गई हैं। दोस्तों बच्चों को अपने आप को कैसे अभिव्यक्त करेगा, आप बहुत प्रकार से क्या करेंगे, क्रियाकलाप करवाएंगे, गतिविधि कराएंगे, जिससे बच्चा अपने विचारों को क्या कर सके, प्रकट कर सके। जैसे इसमें दिया गया है अंगूठे की छाप से चित्र बनाना, अक्षर संख्याओं से चित्र बनाना। रिमझिम में इस बात पर बल दिया गया कि बच्चे अपने मन की बात को कैसे खुलकर लिख सकें। तो दोस्तों बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए अनेक प्रकार के क्रियाकलाप कराए जाते हैं। जैसे इसमें दिया गया अंगूठे की छाप से चित्र बनाना, अक्षर संख्या के चित्र बनाना, ये सब क्या है, क्रियाकलाप हैं, जिससे क्या बच्चे अपने आप को अभिव्यक्त कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है अभ्यास एवं गतिविधियाँ। रिमझिम में केवल अभ्यास एवं गतिविधियाँ पाठ के अंत में देने का उद्देश्य बच्चों को अभिव्यक्ति की अवसर प्रदान करना एवं भाषा का विस्तार करना है। पूछता है क्वेश्चन आपसे कि पाठ्य पुस्तक के अंत में गतिविधियाँ देने का क्या उद्देश्य होता है, तो आप बताएंगे अभ्यास एवं गतिविधियाँ का देने का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों की अभिव्यक्ति की अवसर प्रदान करना एवं भाषा का विस्तार करना। गतिविधि इसीलिए दिया जाता है कि बच्चे अपने आप को क्या कर सकें, प्रकट कर सकें। गतिविधि में क्या कर रहता है, उसमें दिया रहता है प्रश्न अभ्यास दिया रहता है, या दिया रहता है पता करो या सोचो या लिखो। ये सब क्या है, क्रियाकलाप हैं, या कहें गतिविधि है। इससे क्या होगा, बच्चे को अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान होगा। ऐसे अभ्यास और गतिविधियां आप भी सोचकर करवाएं और बच्चों की मदद करें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप गतिविधि कराएंगे, क्रियाकलाप कराएंगे, बच्चे उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। दो बार कम से कम लेक्चर देखिएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा। इसको याद नहीं करना, बस समझना है। इससे आपके 3 से 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल रंजीत स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो टेलीग्राम चैनल रंजीत स्टडी वर्ल्ड पर अपना क्वेश्चन भेज देंगे। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।